हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जेके एसएसबी के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ लाई है, जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम जनरल साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस 3 जनरल साइंस के टॉपिक्स पर अपलोड किया है। अगर किसी ने अभी तक वो 3 नहीं देखे वो भी देख लेना इस वीडियो के बाद। इस वीडियो में हम किस टॉपिक के 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम या जनरल रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के मुतालिक जो भी 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। हम इसमें कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। Where does the exchange of gases O2 and CO2 take place in human beings? यानी अगर हम देखेंगे जो लंग्स होते हैं, लंग्स में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज। आपको मालूम होगा देयर occurs the gases exchange between blood and alveoli। ये याद रखना आप। एल्वियोलाई क्या होते हैं? एल्वियोलाई एक स्मॉल मस्कुलराइज्ड और वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं में फाइनली क्या जाता है, जो नाखून से हम नाक से लेते हैं, जो हम नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स से जो हम हवा अंदर लेते हैं, वो फेरेंकस से, फिर ट्रैकिया से, फिर ब्रोंकाई से, ब्रोंकियोलस से फाइनली कहाँ पहुँचता है? इन स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। इन्हीं एल्वियोलाई में ये क्या होते हैं? एल्वियोलाई वेस्कुलराइज्ड मतलब इन एल्वियोलाई को ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, यानी यहाँ ब्लड वेसल्स होते हैं। फिर क्या होता है? हमने फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं हम अंदर? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं हम अंदर? ऑक्सीजन, ठीक है। मैं इधर दिखाता हूँ आपको, इधर देखिए मैं बनाता हूँ। ये है एक छोटा सा वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। इसके क्या होते हैं? इधर होते हैं ब्लड वेसल्स, यानी ये ब्लड वेसल्स की कांटेक्ट में होता है। जो हम अंदर लेते हैं ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स क्या लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या है? ब्लड। ये इधर क्या है? ब्लड वेसल्स में ब्लड में क्या होता है? आपको मालूम होगा जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है वहां क्या बनती है? CO2। आप क्या देखना, अब देखना मैं आपको ये मैकेनिज्म भी समझाता हूं। क्या होता है? CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है? ब्लड वेसल्स में। और ये CO2 की कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में क्या है? कम। इसी तरह O2 जो बाहर से हमने अंदर लिया, जो एल्वियोलाई में पहुंचा, O2 की कंसंट्रेशन क्या है? एल्वियोलाई में ज्यादा। लेकिन हमारी बॉडी ने O2 को क्या किया है? यूटिलाइज। तो O2 की लेवल क्या है? ब्लड में कम। अब डिफ्यूजन का खेल होगा। क्या होगा? डिफ्यूजन क्या कहता है? कोई भी गैस हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल जाता है। O2 कहाँ है ज्यादा? एल्वियोलाई में। ये कहाँ चला जाएगा थ्रू डिफ्यूजन? ब्लड में, ठीक है। ब्लड में ज्यादा क्या है? CO2। ये डिफ्यूजन की वजह से कहाँ जाएगा? एल्वियोलाई में। और फिर क्या होता है? ये O2 हमारे टिश्यूज को सप्लाई होता है जो ब्लड में चला गया, और जो CO2 पहुंच गया एल्वियोलाई में ये हम एक्सहेल करते हैं बाहर, ठीक है। ये मैंने ऊपर से बताया आपको क्या होता है एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के दरमियान किस तरह गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। जिस मेम्ब्रेन के थ्रू ये होता है, यानी एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है, ब्लड वेसल्स का मेम्ब्रेन इसमें होता है, इसको हम कहते हैं, इन सारों को मिलाकर हम कहते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। यानी अगर कभी आपको पूछा गया कि गैसेस एक्सचेंज किस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तो आपको बोलना है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन में? Where does the exchange of gases O2 and CO2 take place? ट्रैकिया? नहीं, ये तो बहुत ऊपर होता है, ठीक है। एल्वियोलाई? हाँ, यही आंसर आएगा एल्वियोलाई। ब्रोंकियोलस? नहीं। नॉस्ट्रल्स? नहीं। इसका आंसर आएगा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई गैसेस एक्सचेंज किसके साथ करता है? ब्लड वेसल्स के साथ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म ऑकर्स थ्रू। अर्थवर्म में रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? आपको याद रखना है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किए हैं फॉर रेस्पिरेशन। इसी तरह अर्थवर्म में जो होता है इसके रेस्पिरेशन होती है थ्रू स्किन,
इसके पास लंग्स नहीं होते हैं, इसके पास और गिल्स विल्स कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, स्किन। स्किन क्या होता है, मैं यहाँ पर रफली एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लो ये एक अर्थवर्म है। क्या है, अर्थवर्म। क्या होता है, बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस। हम मेनली किस गैस की बात करेंगे, O2 और CO2 की। जो मैंने वहां पर बताया ना एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के दरमियान, वही कंसेप्ट इधर भी लगाओ। ठीक है, CO2 की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होगी, अर्थवर्म के बॉडी में, बाहर क्या होगी, कम। ठीक है, और कंसंट्रेशन बाहर क्या होगी, ज्यादा, अंदर क्या होगी, कम। क्यों, अर्थवर्म ने यूटिलाइज किया होगा ऑक्सीजन को फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब यहां पर भी डिफ्यूजन का खेल होगा इसके स्किन के थ्रू, यानी क्या होगा, ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यानी एटमॉस्फेयर टू इनसाइड द बॉडी जाएगा, और CO2 भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यानी अंदर से ही बाहर चला जाएगा। इसी तरह अर्थवर्म में क्या होता है, या जिन भी ऑर्गेनिजम्स को थ्रू स्किन ब्रीदिंग होती है, रेस्पिरेशन होती है, उनको इसी मैकेनिज्म से होती है। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, स्किन। ठीक है, किसके थ्रू करता है ये अर्थवर्म रेस्पिरेशन, स्किन। इसका एक पर्टिकुलर नाम भी है। जो भी ऑर्गेनिजम्स स्किन के थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन, उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आपको मालूम होगा क्यूटेनियस मीन्स स्किन, जो स्किन के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन। जो भी ऑर्गेनिजम्स गिल्स से, जो पानी में रहते हैं वो तो गिल्स से रेस्पायर करते हैं, उसका नाम है ब्रांकियल रेस्पिरेशन। जनरल नॉलेज के लिए याद रखना, ब्रांकियल रेस्पिरेशन। जो भी ऑर्गेनिजम्स गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं उसको हम कहते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन। लंग्स जो तो ह्यूमन्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी। जो भी ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू लंग्स, उस रेस्पिरेशन को कहते हैं हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, ट्रैकिया आपको याद रखना है। मैं एक पॉइंट इधर बताता हूं। जो भी इंसेक्ट्स है, क्या है, इंसेक्ट्स, उनमें क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। अगर कभी पूछा गया इंसेक्ट्स में किस सिस्टम के थ्रू होता है रेस्पिरेशन, तो आपका जवाब क्या आएगा, ट्रैकियल सिस्टम। जो ये ट्रैकियल सिस्टम होता है इन इंसेक्ट्स में, जो इन इंसेक्ट्स के आउटर साइड एटमॉस्फेयर में कनेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी ट्रैकियल सिस्टम के बाहर क्या होता है, एक माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पाइरैकल्स। याद रखना, स्पाइरैकल्स। याद रखना, इंसेक्ट्स में इन्हीं स्पाइरैकल्स, जो छोटे छोटे छेद होते हैं इनके बॉडी में, उन्हीं के थ्रू क्या होती है, रेस्पिरेशन। ये स्पाइरैकल्स किसके पार्ट होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम के, जो प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स में फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा अच्छी तरह। ठीक है, और ये जनरल नॉलेज के अच्छे पॉइंटर्स भी समझ आए होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं। ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स अबाउट, यानी एवरेज में एक ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन और एडल्ट की बात करते हैं हम। एक तो हेल्दी होना चाहिए, एक एडल्ट होना चाहिए, प्लस वो रेस्ट में होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मोशन करता है, मूवमेंट में होता है, तो उसकी ब्रीदिंग लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी की नीड ज़्यादा होती है उस वक्त एनर्जी की। वो हायर कंसेप्ट है, वो हम नहीं छेड़ेंगे। मेरे कहने का गर्ज ये है कि अगर इंसान रेस्ट में होता है तो ब्रीदिंग आराम से होती है, कम टाइम पर मिनट होती है। अगर कोई दौड़ रहा होता है तो ब्रीदिंग लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ क्या हम कहते हैं, एक इंसान है, हेल्दी है, एडल्ट है, रेस्ट में है, तो एवरेज में 1 मिनट में कितनी बार वो सांस अंदर लेता है और छोड़ता है, ये आपको याद रखना है, 12 to 16 मिनट्स। यानी एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन एट रेस्ट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट क्या करता है, ब्रीदिंग। ये एनिमल टू एनिमल वेरी होता है। आपने देखा होगा चूहा जब कहीं रुका होता है तो उसकी बॉडी का आपने मूवमेंट देखा होगा, वो ज़्यादा रेस्पिरेशन करता है, वो मतलब ब्रीदिंग पर मिनट ज़्यादा करता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम रेस्पिरेशन करता है, ये वेरी करता है। ठीक है, अब यहाँ क्या बात की गई थी, हेल्दी ह्यूमन एडल्ट रेस्ट में, तो आएगा 12 to 16। अगर यही हेल्दी ह्यूमन मोशन में होता तो ये बढ़ जाता, 12 to 16 से कहीं ज़्यादा आता। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा। इसमें कुछ ऐसा वैसा समझने की बात नहीं थी, लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन वैल्यू आपको याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
In glycolysis, the glucose molecule gets break down into two molecules of। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए ये ग्लाइकोलिसिस क्या है, तभी तो आप बोलोगे क्या होता है। याद रखना, जो भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं, एक बात याद रखना, जो भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन का क्या मतलब ये होता है, सबस्ट्रेट किस पर काम करता है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही कहलाता है रेस्पिरेशन। यानी ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज नॉर्मली जस्ट टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। मैं क्यों बोल रहा हूं और, क्योंकि प्लांट्स में उल्टा होता है। ठीक है, यानी हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इट इज जस्ट सिंपली ब्रीदिंग। अलबत्ता रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम हवा अंदर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन टिश्यूज में जाता है, वहाँ रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, वहाँ एनर्जी बनती है। इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम ग्लाइकोलिसिस देखते हैं। मैं इधर लिखता हूँ ऊपर ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस शायद एच नहीं है, GLYCOLYSIS। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो होता है ये टूटता है दो मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट में। समझना, मैं बताता हूं, पाइरुवेट को ही हम कहते हैं पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। यानी क्या सुना आपने, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सबसे पहला स्टेप जो रेस्पिरेशन में होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन का हुआ डिफ्यूजन कहाँ, एल्वियोलाई में चला गया, खून में, खून से वो सारे टिश्यूज में जाता है। टिश्यूज में क्या होता है, ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन की मदद से, अभी ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज टूटता है किसमें, दो मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड के। आपको मालूम है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। तो अगर कभी पूछा गया पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, एक मॉलिक्यूल में होते हैं 3 कार्बन, तभी तो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूट गया 3 कार्बन वाले 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इट इज कॉमन फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु आर अंडरगोन, मतलब जिनमें रेस्पिरेशन होती है, यानी जिन भी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होती है उनमें ग्लाइकोलिसिस होती है। इसके बाद डिपेंड करता है एरोबिक रेस्पिरेशन होती है कि एनारोबिक। पहले हम इसको समझते हैं, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस में 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूटता है 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स में। एक पाइरुवेट मॉलिक्यूल कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। ठीक है, ये यहां पर मैंने सिंपली लिखा। जो ग्लाइकोलिसिस है ना, ग्लाइकोलिसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, 10। याद रखना, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ग्लाइकोलिसिस इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ 10 स्टेप्स। इसमें 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलिसिस में। यूं ही ग्लूकोज से पाइरुवेट नहीं बनता है, 10 बीच में स्टेप्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, फिर पाइरुवेट बनता है। लेकिन आपको JKSSB के लिए इतना ही याद रखना है कि रेस्पिरेशन में पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, जो हर किसी ऑर्गेनिज्म में होता है जो रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूटता है 3 कार्बन वाले 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स में। वैसे ये होता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है, कभी कभार ये पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस सेल में कहाँ पर होता है। ये आपको याद रखना है, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है। अब आपका ट्विस्ट खत्म हो जाएगा, आपका कंफ्यूजन। मैंने क्या कहा था, ग्लाइकोलिसिस हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है जो रेस्पिरेशन करता है, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट। ये भी याद रखना है। आप कहोगे क्यों, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म तो सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अब आगे जो प्रोसेस होगी वो डिपेंड करेगी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होगा अब। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, ग्लूकोज टूट गया पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स में। अब ये डिपेंड करेगा, ये जो अब पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स है, समझना,
पायरूवेट मॉलिक्यूल है। पायरूवेट मॉलिक्यूल अब डिपेंड करेगा किस पर, अब इसको ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए अभी तक जो हुआ वो एनारोबस में भी होता है, एरोबस में भी होता है, चाहे यूकैरियोट हो प्रोकैरियोट हो सब में होता है, ठीक है। अब डिपेंड करेगा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। आपको मालूम है कि दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, एरोबस एंड एनारोबस। एरोबस क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं, उनको ऑक्सीजन जरूरत होता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब मैं ऊपर लिखूंगा जिनको ऑक्सीजन मिला, यानी जिनको हम क्या कहते हैं, एरोबस। एरोबस, एरोबस मीन जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और एक होते हैं वो एनारोबस जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, पायरूवेट तो सब में बनेगा। अब जो एरोबस है वो ऑक्सीजन की मदद से क्या करेंगे, इस पायरूवेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, CO2 में, वाटर में, और निकालेंगे एनर्जी। क्या निकल जाएगी, एनर्जी। यही एनर्जी इस्तेमाल करेगी बॉडी, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखना, एरोबस में क्या होगा। एनारोबस में भी दो केसेस है, यानी एक क्या केस है, दूसरा क्या केस है, ठीक है। यानी इनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक तो होता है, एक प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, जो किस में होती है, यीस्ट में, ठीक है। किस में होती है, यीस्ट में। यीस्ट में फर्मेंटेशन होती है, यानी पायरूविक एसिड यीस्ट में बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इथेनॉल। याद रखना किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, प्लस कम बहुत एनर्जी निकलती है लेकिन एनर्जी निकलती है, ठीक है। और क्या होता है, जो हमारे मसल सेल्स है, क्या है, मसल सेल्स। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स जो आते हैं ना, वो इसी की वजह से आता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचती है, वहां पर ग्लूकोज एनारोबिकली ब्रेक होता है, ठीक है। वहां किस में ब्रेक होता है, ये पायरूवेट, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, सॉरी, यानी मसल सेल्स में क्या होता है, ये एनारोबिकली ग्लूकोज ब्रेक होता है लैक्टिक एसिड में। किसमें, लैक्टिक एसिड में, प्लस निकलती है एनर्जी। अब आप पूछोगे कि इतनी दास्तान आपने क्यों कही। देखिए कितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि फर्मेंटेशन किस में होती है, यीस्ट में। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनॉल और CO2। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मसल सेल्स में जो क्रैम्प्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल सेल्स। बन गया क्वेश्चन। कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मसल सेल्स में जो एनारोबिक ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, नहीं, कहां बना, यहां तो नहीं बना, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या बनता है कि एनारोबिक, ये पायरूवेट का फेट है कि क्या उसे ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, तो वहां बनता है CO2 एंड वाटर और निकलती है ढेर सारी एनर्जी। और कुछ केसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस जो मैंने बताई फर्मेंटेशन यीस्ट में होती है, यहाँ पर बनता है इथेनॉल। और मसल सेल्स में जो क्रैम्प्स आते हैं जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वो होता है एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, वहाँ पर एक्यूमुलेट होता है लैक्टिक एसिड, फिर हमको क्रैम्प्स आते हैं। और यहाँ पर इन दोनों में एनर्जी कम निकलती है, यानी एनारोबिकली एनर्जी कम निकलती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि जो ये होता है ना एरोबिक रेस्पिरेशन, पायरूवेट का ब्रेक डाउन होना इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये किस सेल ऑर्गेनेली में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना आपको किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरूवेट टूटता है CO2 और वाटर में, ये किस सेल ऑर्गेनेली में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये बहुत लंबी कहानी होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या जवाब आएगा, इन ग्लाइकोलिसिस द ग्लूकोज मॉलिक्यूल
गेट्स ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ठीक है। और ये भी याद रखना, पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसीलिए ये 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट में टूटता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब आपको आसानी होगी, देखिए क्वेश्चन कितने आसान आएंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू इथेनॉल एनारोबिकली इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। किस में होती है? एग्जाम्पल यीस्ट में। तो इसको क्या कहते हैं हम? फर्मेंटेशन। इसका क्या आएगा? फर्मेंटेशन। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, हमने डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आफ्टर हैवी एक्सरसाइज देयर आकर्स क्रैम्प्स इन आवर मसल्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अभी बताया। अब आप पूछोगे हम तो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन हमारे मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों होती है? देखिए, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन हमारी बॉडी एरोबिकली इसको कोप अप नहीं कर पाती है। फिर हमारे सेल्स एनारोबिकली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट करती है, ठीक है। इसीलिए फिर क्या, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तो अगले दिन हमें दर्द होता है, जिसको हम क्रैम्प्स कहते हैं। दिस ऑकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ एन एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज एन। देखिए, ये एटीपी मॉलिक्यूल कैसे बनता है? अब आपको मालूम होगा कि हमारी जो रेस्पिरेशन होती है उसमें एनर्जी बन गई। क्या बन गई? एनर्जी। ये आपको याद रखना है, हमारी एनर्जी जो स्टोर रहती है वो रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी कभी फुल फॉर्म पूछा गया तो बोलना एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? क्या होती है थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जो आपको जरूरत पड़ेगी। क्या होता है? हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो एनर्जी बन गई, अब इसका काम क्या है? अब इसको स्टोर रखते हैं फॉर फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। क्या होता है? हमारे बॉडी में होते हैं एडीपीज, जिनको हम कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी उनमें 2 फास्फोरस के ग्रुप होते हैं, प्लस एक आता है पीआई, जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट। इसमें होता है 1 फास्फोरस ग्रुप, इसमें होते हैं 2 फास्फोरस ग्रुप, इसीलिए डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट। प्लस ये एनर्जी जो बनी रेस्पिरेशन में, ये इधर आती है, इन क्या करती है काम? ये एनर्जी इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनाने में काम आती है। एडीपी और पीआई के दरमियान बॉन्ड बनाती है और फाइनली क्या प्रोडक्ट बनाती है? एटीपी। एटीपी आ गए ना, 2 फास्फेट और 3 फास्फेट ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में अवेलेबल होते हैं, एडीपी और पीआई। फिर जो रेस्पिरेशन में एनर्जी निकली, वही रेस्पिरेशन इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनाती है और इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड स्टोर रहती है और बनाती है एटीपी। जब हमारी बॉडी को, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे आप? जिसमें एनर्जी लगती है, इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना। प्रोडक्ट बनाने में एनर्जी लग गई, रिलीज मत हो गई। तो अगर आपको कभी पूछा गया द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इज ए, क्या है ये? एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है बनाने में। लेकिन जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, फिर यही एटीपी टूट जाता है वापस किसमें? एडीपी में, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, प्लस जो बॉन्ड की तौर पर एनर्जी स्टोर हुई थी वो एनर्जी ये रिलीज करता है, और यही एनर्जी फिर हमारी बॉडी उस टाइम इस्तेमाल करती है। अब ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। क्यों है एक्सोथर्मिक? क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल टूटा, एनर्जी निकली। पहले क्या एनर्जी लगी थी, वो थी एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसलिए कभी पूछा गया फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, व्हाइल एज ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ क्या बोला गया है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अगर ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल तो आएगा एक्सोथर्मिक। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ आया होगा। अब हम ये देखते हैं, प्लांट्स रेस्पायर थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्स। प्लांट्स जो रेस्पिरेशन करते हैं वो किन पोर्स से करते हैं? आपको याद रखना है, आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा, ये होते हैं ग्रीन पोर्शंस ऑफ प्लांट्स लाइक लीव्स। लीव्स में जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं लाइक लीव्स या
ग्रीन स्टेम, उनमें होते हैं टाइनी पोर्स जिनको आप कहते हैं स्टोमेटा, इनके थ्रू भी प्लांट्स रेस्पायर करते हैं। लेकिन बारक जो होता है, जो प्लांट्स का, ग्रीन प्लांट्स का बारक होता है, ठीक है, वो बारक क्या होता है, बारक में छोटे छोटे छेद होते हैं, छेद नहीं कह सकते हैं हम, वहां पर क्या होता है, मान लो ये बारक है, ठीक है, ये बारक है, मैं इसको बारक बनाता हूं, कहीं कहीं जगह पर क्या होता है, ये बारक बहुत थिन होता है, क्या होता है, थिन, उसके थ्रू भी होती है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, यानी अंदर जाता है गैस, बाहर निकलता है, उस थिनिंग आप उन पोर्स को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स पोर्स नहीं होते हैं, ये थिन पोर्शंस होते हैं ऑन द बारक ऑफ द प्लांट्स थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो इसका आएगा स्टोमेटा भी, लेंटिसेल्स भी, यानी बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेम द सेल ऑर्गेनेली वायर द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। मैंने बताया था कि जब पायरुवेट आता है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ O2 वो टूटता है CO2 में, वाटर में, और निकलती है एनर्जी। ये सारी प्रोसेस एरोबिकली कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या आएगा इसका जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाउ मेनी कार्बन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज एंड लैक्टिक एसिड। बहुत आसान, ग्लूकोज में है 6 कार्बन, लैक्टिक एसिड में है 3 कार्बन, लैक्टिक एसिड में भी है 3 कार्बन। ये आपको याद रखना है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पायरुवेट में कितने होते हैं, 3 कार्बन, और लैक्टिक एसिड जो होता है उसमें भी होते हैं कितने कार्बन, 3 कार्बन। ये आपको याद रखना है। यहां किसका पूछा गया था, ग्लूकोज और लैक्टिक एसिड, क्या आएगा, 6 and 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following is the correct pathway through which air enters the human respiratory system? बहुत आसान, पहले नॉस्ट्रल से, फिर फायरेंक्स, फिर ट्रैकिया, फिर लंग्स। अगर हम बात करेंगे, देखिए नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, ठीक है, नॉस्ट्रल से चला जाता है, ठीक है, फिर जाता है ये नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से कहाँ जाता है ये, फिर फायरेंक्स, ठीक है, फायरेंक्स से कहाँ जाता है ये, फिर ट्रैकिया, कहाँ जाता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ जाता है ये, ब्रोंकाई, जो 2 ब्रोंकाई जाते हैं, एक लेफ्ट लंग में, एक राइट लंग में, फिर उनके ब्रांचेस ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस से अल्टीमेटली किन में, एल्वियोलाई। ये रेस्पिरेटरी ट्री है, स्यूकेनस, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा फिर, यही पहले क्या आएगा, नॉस्ट्रल्स, फायरेंक्स, ट्रैकिया, लंग्स, यानी ऑप्शन ए इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द स्पेस बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट लंग इज कॉल्ड एज। द स्पेस बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट लंग इज कॉल्ड एज। आपको एक बात याद रखना है कि मैं बनाता हूं, ये है राइट लंग, क्या है, RL, राइट लंग, और होता है लेफ्ट लंग, क्या, लेफ्ट लंग, LL। जो राइट लंग होता है इसमें होते हैं 3 लोब्स, कितने लोब्स, 3 लोब्स। जो लेफ्ट लंग इसमें होते हैं 2 लोब्स, कितने, 2, इसमें कितने होते हैं, 3। तो हम क्या कह सकते हैं कि राइट लंग स्लाइटली बड़ा होता है लेफ्ट लंग से, लेकिन इसकी वजह से नीचे एक गैप बनती है इन दो दरमियान के बीच, लेफ्ट लंग और राइट लंग के बीच, जिसको हम कहते हैं मेडिस्टीनियम, मेडिस्टीनियम, ठीक है। ये किस लिए होती है, इसी मेडिस्टीनियम में हार्ट होता है, ये मेडिस्टीनियम स्पेस में ही हार्ट होता है। क्यों होता है ये भी याद रखना है, यानी ये भी याद रखना है कि राइट लंग क्यों होता है लेफ्ट लंग से बड़ा, क्योंकि इसमें होते हैं 3 लोब्स, इसमें 2, और इसलिए कि नीचे इनमें एक गैप बने जिसको हम कहते हैं मेडिस्टीनियम, जिसमें हार्ट फिट होता है, जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे 12 क्वेश्चंस समझ आए होंगे। इसका क्या जवाब आएगा, पहले मेडिस्टीनियम। आई होप आपको ये सारे 12 क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। इसी तरह के वीडियो JK SSB के लिए आएंगे, जनरल साइंस के 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपका काम क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ जो SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनसे भी कहिए कि इसको शेयर कीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ 12 क्वेश्चन को डिस्कस ही नहीं कर रहे, बल्कि कंसेप्ट को भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, ताकि अगर कोई इधर उधर और कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको भी सॉल्व कर लो, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।